मेन चीज़ है कि आप जितना कंज्यूम कर रहे हैं, जितना खा रहे हैं, उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटी बहुत कम है। तो वो जितना भी एक्स्ट्रा शुगर है वो फैट में कन्वर्ट होके आपके शरीर के अलग अलग अंगों में जमा होने लगता है और उनकी फंक्शनिंग को ख़राब करने लगता है। मील मिस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। कई लोग होते हैं कि बच्चा सुबह खा रहा है और फिर सीधा जाके रात को खाना खा रहा है, दिन भर में कुछ नहीं खा रहा, मगर इसका वजन क्यों नहीं कम हो रहा। जो ओवरवेट या ओबीस बच्चे होते हैं उसमें से लगभग 32% बच्चों में जो है ईटिंग डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन देखा गया है, जो उनके खाने पीने से रिलेटेड होता है। आजकल बाहर भेजना नहीं चाहते माँ बाप, क्योंकि पार्क्स उतने सेफ नहीं है, काफ़ी जगह तो पार्क्स ही नहीं है, सड़क पे खेल नहीं सकते हैं, कभी बारिश है, कभी ठंड है, कभी गर्मी है। बहाने तो देखिए 1000 है हमारे पास कुछ ना करने के, ठीक है ना। तो मैं माँ बाप को यही पूछती हूँ कि अगर बोलते हैं एग्ज़ाम्स थे, अभी ये था, अभी वो था, तो मैंने कहा कोई भी कंडीशन आती है तो उसमें आपका बच्चा खाना पीना सोना बाथरूम जाना तो नहीं बंद करता ना। अभी इंडिया में 14.4 मिलियन बच्चे हैं जो ओवरवेट और ओबीस हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति कनोडिया, जो रेनबो हॉस्पिटल में कंसल्टेंट पीडियाट्रिक हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, यानी बच्चों पे मोटापा, डायबिटीज़, थायराइड और हार्मोनल डिसऑर्डर जैसी सारी समस्याओं के विशेषज्ञ। वेलकम मैम। थैंक यू। हमने आज जो टॉपिक चुना है कि चाइल्ड ओबेसिटी, आपको ओपीडी करते हुए सबसे मुख्य कारण क्या दिखते हैं बच्चों में मोटापा के डायग्नोज करते हुए? अतुल जी, आजकल के जो बच्चे हैं उसमें से हमारी ओपीडी में जो आते हैं 70 से 80% बच्चे मोटापे के शिकार हैं, ओवरवेट हैं या ओबीस हैं। तो सबसे मुख्य कारण, जो कॉमन कारण है, वो ये हैं कि बच्चे ज़्यादा खाना खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, स्क्रीन देखते हुए खाना खा रहे हैं और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही कम कर रहे हैं। इसमें दो चीज़ें हैं कि बच्चे ज़्यादा खाना खा रहे हैं। हम लोग बचपन में देखते थे कि बच्चे खाना नहीं खाते थे, उन्हें ज़बरदस्ती खिलाया जाता था। अब बच्चे ज़्यादा खाना खा रहे हैं या ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं? दूसरा सवाल ये, आप कह रहे हैं कि स्क्रीन देखते हुए खा रहे हैं, उससे क्या रिलेशन है मोटापे का? जी। एक तो यही है कि हमारी इंडियन सोसाइटी की ये एक बहुत बड़ी खासियत है कि हम सारा प्यार जो है वो खाने में निकालते हैं। दादा दादी नाना नानी सबको प्यार दिखाना खाने में आता है, तो वो भी खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो अपने बच्चों को खिलाते थे। पराठे, दूध, दही, घी, बटर, वो सब चीज़ें भी खिला रहे हैं। और इसके अलावा जो वो नहीं खाते थे बच्चे, वो भी खा रहे हैं, जो कि पैकेज फूड है, जो उस समय इतना ज़्यादा चलन में नहीं था, जो अब है, जिसमें कि आपके चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, केक्स हो गए, जो कि बहुत ही कॉमनली आजकल हर घर में अवेलेबल हैं, ईजीली अवेलेबल हैं, जिसको भी बच्चे खा रहे हैं। दूसरी चीज़, स्क्रीन टाइम क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप टीवी देखते हुए या फ़ोन देखते हुए खाना खाते हैं तो आपको ये रियलाइज़ नहीं होता कि आपका पेट कब भर गया है। अच्छा। क्योंकि आपका सारा ध्यान वो स्क्रीन पे होता है, तो इसलिए आपको ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि आप कितना खा गए। और एक दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चों को ये डर होता है कि खाना ख़त्म होगा तो टीवी बंद हो जाएगा, तो इसलिए वो खाते चले जाते हैं। क्या ऐसा भी है कि चबाते कम है वो टीवी देखते हुए? डेफिनेटली, क्योंकि उनका ध्यान तो सारा स्क्रीन पे होता है, तो उनको यही नहीं पता चलता कि वो क्या खा रहे हैं, उसको कितना चबा रहे हैं। कई होते हैं कि भूख ज़्यादा लगी होती है तो जल्दी जल्दी खा जाते हैं, जिसमें कि वो उसको अच्छे से चबाते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि ध्यान डाइवर्ट है टीवी की तरफ, इसलिए। जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पैकेज फूड खाने लगे हैं, लेकिन टेस्ट तो वही है। बच्चे ऐसे तो समझेंगे नहीं कि चॉकलेट और चिप्स उन्हें मना कर दिया जाए। और एक तरह का ट्रेंड भी है कि उनके साथ वाले और सब जगह ईजिली फूड अवेलेबल है। तो पैकेज फूड क्यों ख़राब है, ये बताइए? क्यों ना खाएं बच्चे इसे? कोई माँ बाप इसे सुन रहा हो, अपने बच्चों को क्यों ना खिलाए? बेसिकली ये है कि ये जितने भी जंक फूड्स हैं इनको HFSS फूड्स कहा जाता है, जो हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट फूड्स हैं, जो कि आपके शरीर में कई सारी बीमारियों की जड़ हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, हड्डियों की बीमारी हो गई, ब्रेन डेवलपमेंट से इसको एसोसिएट किया गया है, दांतों की खराबी से एसोसिएट किया गया है, बच्चों के बिहेवियर से एसोसिएट किया गया है। तो इन सब चीज़ों का आपके हेल्थ के हर एक कह सकते हैं हर एक अंग पे फ़र्क पड़ सकता है। इसीलिए इन चीज़ों को अब इतना ज़्यादा कम करने को कहा जा रहा है, इस पे इतना ज़ोर दिया जा रहा है। बट इसके लिए मैं एक चीज़ है कि बच्चों को बिल्कुल भी दोष नहीं दूंगी, क्योंकि गलती जो है वो परिवार की या माँ बाप की है,
सबसे पहला पैकेट हम बच्चे को पकड़ाते हैं, सबसे पहली चॉकलेट हम खिलाते हैं, सबसे पहली कोल्ड ड्रिंक भी हम पिलाते हैं और फिर बच्चे को दोष देते हैं कि बच्चा नहीं मानता। क्या इसमें ऐसा है कि चॉकलेट में, कोल्ड ड्रिंक में शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए मोटापा होता है? और इसी से जुड़ा एक सवाल और है कि मोटापा क्या सिर्फ वज़न बढ़ना है या कोई बीमारी का कारण भी है ये? डेफिनेटली हाई शुगर कंटेंट की वजह से मेन चीज़ है कि आप जितना कंज्यूम कर रहे हैं, जितना खा रहे हैं, उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्टिविटी बहुत कम है। तो वो जितना भी एक्स्ट्रा शुगर है वो फैट में कन्वर्ट होके आपके शरीर के अलग अलग अंगों में जमा होने लगता है और उनकी फंक्शनिंग को ख़राब करने लगता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़, फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इसके लिए शुगर डेफिनेटली कारण है वज़न बढ़ाने का भी और उसकी वजह से होने वाली बीमारियों का भी। कितना आम देखती हैं आप बच्चों में फैटी लिवर और डायबिटीज़ को? आप विश्वास नहीं करेंगे, हम 8 से 10 साल की उम्र के बच्चों में भी देखने लगे हैं फैटी लिवर? फैटी लिवर। डायबिटीज़ तो मैंने सुना है, उसमें तो टाइप 1 टाइप 2 अलग भी है क्योंकि जेनेटिक भी हो सकता है वो। हाँ, तो टाइप 1 यूजुअली खाने पीने से रिलेटेड नहीं होता है, वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मगर जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो बड़ों में देखा जाता है, वही सेम तरीके का बच्चों में दिखाई देने लगा है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, जैसा कि बड़ों में होता है। और फैटी लिवर भी आप विश्वास नहीं करेंगे, 7 से 8 साल की उम्र के बच्चों में हमें फैटी लिवर मिलने लगा है क्योंकि वो इतना ज़्यादा जो जंक कंज्यूम कर रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट होके और शरीर में जमा होता जा रहा है और उनकी फंक्शनिंग को ख़राब करता जा रहा है। अच्छा, ये तो हो गया कि खाना, ये चीज़ें अवॉइड करें आप। खाने का पैटर्न क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ एक तरह से मुहिम चली कि सुबह का नाश्ता जो है आप हैवी करें। बाद में ये पता चला, रिसर्च आई कि एक्चुअली ड्रिवन बाय केलॉग्स, इस कैंपेन से ही उसे शुरू हुआ था, लेकिन अब ये चल चुका है, नाश्ता हर घरों में है। क्या पैटर्न होना चाहिए? सुबह का खाना जो है हमें ज़रूर खाना चाहिए? कौन सा, कितने बजे तक खाना नहीं खाना चाहिए? दिन में खाने का पैटर्न कैसा हो बच्चों का? सो बेसिकली यही है कि एक तो नाश्ता बच्चों को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरी रात बच्चा जब सोता है तब वो एक तरह से फास्टिंग स्टेट में है, वो खाना नहीं खा रहा है। अगर सुबह भी बच्चा नाश्ता नहीं करके जाता है तो उसकी वजह से उनका ब्लड शुगर जो है वो ड्रॉप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई में परेशानी आ सकती है, कंसंट्रेशन में परेशानी आ सकती है, मूड चेंजेस हो सकते हैं, बच्चा इरिटेबल हो सकता है, टैंट्रम थ्रो कर सकता है और ब्रेन डेवलपमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए नाश्ता तो बच्चों को ज़रूर करवाना चाहिए। हैवी या लाइट वो आपकी चॉइस है, उसमें आप हेल्दी ऑप्शन दे सकते हैं, आप फ्रूट दे सकते हैं, आप दूध दे सकते हैं, नट्स दे सकते हैं, जैसा आपके घर में नॉर्मली खाया जाता है वो चीज़ें आप बच्चे को खिला के सुबह भेज सकते हैं। खाने में भी जैसा कि मील मिस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। कई लोग होते हैं कि बच्चों को बच्चा सुबह खा रहा है और फिर सीधा जाके रात को खाना खा रहा है, दिन भर में कुछ नहीं खा रहा, मगर इसका वज़न क्यों नहीं कम हो रहा? क्योंकि जब आप खाने में बहुत ज़्यादा गैप कर देते हैं तो एक तो बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा हो जाता है जब तक खाने का टाइम आता है, तो उसकी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, उसको वही चीज़ दिखती है जो हाई शुगर, हाई फैट और हाई स्वाद वाली होती है। प्लस ओवर ईटिंग हो जाती है क्योंकि भूखा बहुत होता है, जल्दी जल्दी खाता है तो ब्रेन को सिग्नल ही नहीं मिल पाता कि खाना पेट में जाने लगा है। तो जब तक सिग्नल मिलता है तब तक ओवर ईटिंग हो चुकी होती है। और इसी तरह से रात को आजकल लोग बहुत देर देर से खाना खाने लगे हैं। बच्चे जो हैं रात देर तक टीवी देखते रहते हैं या फ़ोन देखते रहते हैं, तो लेट नाइट जंक या लेट नाइट स्नैकिंग जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों में, जिसकी वजह से अगेन उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। इतनी लेट खाते हैं, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं होती तो वो सारा खाना फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन आपके टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी और उससे रिलेटेड डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, आजकल ये भी देखा जा रहा है कि माँ बाप दोनों वर्किंग हैं जी, तो कुछ जल्दी से खुद भी वैसा ही खाना खा रहे हैं और बच्चों को भी वैसा ही खाना दे रहे हैं। बच्चों का लंच बॉक्स कैसा होना चाहिए और क्या कैंटीन कल्चर जो स्कूल का है इसने भी मोटापे को बढ़ावा दिया है? बिल्कुल दिया है, क्योंकि आजकल थोड़े से माँ बाप रिलीव्ड हो गए हैं कि हाँ स्कूल में खाना मिलता है तो हमारे बच्चे को फ्रेश खाना मिलेगा, गर्म खाना मिलेगा और हमें सुबह टिफ़िन देने के झंझट से मुक्ति मिल गई है। मगर इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि स्कूल्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूल्स को समझने की ज़रूरत है कि क्या क्या खाने में चीज़ें रखनी चाहिए, और दूसरा कि एक बैलेंस्ड मील जो है वो स्कूल को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप बच्चे के सामने सब तरह की खाने की चीज़ें रख देते हैं और उसको ऑप्शन देते हैं कि वो क्या उठाएगा, तो वो सिर्फ अपनी पसंद की चीज़ें ही उठाएगा। हो सकता है वो सैलेड, फल और रोटी नहीं उठाए, वो सिर्फ आपका राजमा और चावल उठाए और एक डेजर्ट उठाए और खा ले। तो वो बैलेंस्ड मील
नहीं होता है, प्लस उसमें पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना आप खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी चीज़ भी अगर आप ज़्यादा खाएंगे और उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो फैट में बदल जाएगी। तो इसीलिए माँ बाप वर्किंग है आजकल, मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाता है रोज़ सुबह उठ के फ्रेश खाना बनाना या पूरा मील पैक करना या पूरा मील प्रिपेयर करना। तो उसमें यही है कि मील प्रेप आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि आप पहले से ही कुछ तैयारियां करके रख लें जिससे कि आपको खाना बनाने में ज़्यादा सुविधा हो जाए, वो एक चीज़ होती है। अदरवाइज़ आप स्नैक में क्या रखते हैं अपने बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है घर में। आप चिप्स के पैकेट्स रख रहे हैं, बिस्किट के पैकेट्स रख रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स रख रहे हैं, या आप मखाना भून के रख रहे हैं, चना मुरमुरा रख रहे हैं, फ्रूट्स रख रहे हैं, सैलेड रख रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। कैसे चिप्स में क्या ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, ऐसा मानती हैं आप? चिप्स में कैलोरीज तो ज़्यादा होती ही हैं, हाई शुगर हाई सॉल्ट होता है, प्रिजर्वेटिव प्लस वो होता है। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। जिस तरह के तेल में वो बनाया जाता है वो तेल का कंटेंट, बिकॉज फ्राइड होते हैं ज़्यादातर स्नैक्स, तो उससे तेल का कंटेंट भी ज़्यादा होता है, जो सभी बीमारियों के जड़ होती हैं ये चीज़ें। और लंच बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? जैसे आपने बताया सैलेड, दही, एक बैलेंस डाइट का लंच बॉक्स कैसा हो सकता है बच्चे का? बैलेंस्ड, देखिए आजकल बच्चों को ना वैरायटी बहुत चाहिए होती है, बच्चे बोर बड़ी जल्दी हो जाते हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा कि आप क्या बच्चे को खाने में दे रहे हैं। मान लीजिए आप सैंडविच देते हैं, आपका बच्चे को सैंडविच पसंद है, तो उसमें मेयोनीज लगाने की बजाय आप हंग कर्ड का डिप बना के उसको लगा सकते हैं, उसमें सारी सब्जियां डाल सकते हैं, तो उससे आपके बच्चे को सैंडविच भी मिल जाएगा मगर एक वो हेल्दी सैंडविच हो जाएगा। उसी तरह से आप उसके टिफ़िन बॉक्स में एक फ्रूट रख सकते हैं, जिससे कि उसकी जो फ्रूट की दिन के 2 फ्रूट की रिक्वायरमेंट है उसमें से एक पूरा हो जाएगा। उसी तरह से जैसा मैंने बताया, आप पॉपकॉर्न या मखाना उसके आफ्टर स्नैक की तरह रख सकते हैं, जो वो स्कूल में कैंटीन से चिप्स खरीदने की बजाय वो खा लेगा। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, मगर हम आराम से बच्चे के टिफ़िन को हेल्दी बना सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जो जन्म से ही बहुत मोटे दिखते हैं और उनके माँ बाप कहते हैं कि नहीं, ये जब ये बड़ा होगा तो अपने आप कम हो जाएगा मोटापा। ये कितना बड़ा मिथ है? और दूसरा, इस मोटापे से आपने बताया कि डायबिटीज़, फैटी लीवर है, और कौन सी बीमारी, क्या हाई ब्लड प्रेशर वगैरह भी बच्चों में हो रहा है? बिल्कुल, हम देख रहे हैं आजकल तो गाइडलाइंस आ गई हैं अब कि 10 साल की उम्र से तो बीपी ज़रूर से चेक करना ही करना है हर बच्चे का, चाहे वो कम मोटा हो या ज़्यादा मोटा हो। और 10 साल से कम की उम्र में अगर बच्चा ओवरवेट या ओबीस है तो भी उसका बीपी चेक करना शुरू करना है, बिकॉज़ हाइपरटेंशन और हाई कोलेस्ट्रॉल बहुत कम उम्र में देखा जाने लगा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपकी ब्रेन डेवलपमेंट भी जो है वो आपके वज़न से अफेक्ट होती है, फैट से अफेक्ट होती है, और हमारी इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ सकता है। डेंटल का जैसे मैंने बताया उस पे फ़र्क पड़ सकता है। आप लड़कियों में स्पेशली पीसीओडी की बीमारी देखी जाने लगी है जिनका वज़न ज़्यादा होता है उसमें, और आपका डायबिटीज़ और हाइपर कोलेस्ट्रॉल तो है ही है। किडनी डिजीज़ भी हो सकती है किडनी डिजीज़ भी हो सकती है जो कि यूजुअली बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ से डायबिटीज़ एंड रिलेटेड होती है। हाइपरटेंशन। जी बिल्कुल। अच्छा, ये ऐसे बच्चे अगर आपके पास आते हैं, इनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम कैसा दिखता है आपको? कैसा इनको लगता है? ये आजकल बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, ये आपने अच्छा सवाल किया। तो इसमें क्या है कि आजकल एक तो पीयर प्रेशर इतना बढ़ गया है, लोग एक मतलब बच्चे एक दूसरे को देख के कॉपी बहुत करने लगे हैं, और जो बुलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है स्कूलों में, बॉडी शेमिंग बहुत होने लगी है, मतलब जो आपकी बॉडी शेप है वो बच्चों के लिए बहुत मैटर करने लगी है। तो जो स्टडीज़ की गई हैं उसमें देखा गया है कि जो ओवरवेट या ओबीस बच्चे होते हैं उसमें से लगभग 32% बच्चों में जो है ईटिंग डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन देखा गया है, जो उनके खाने पीने से रिलेटेड होता है, और जिसकी वजह से वो और ज़्यादा खाते हैं, जिसको स्ट्रेस ईटिंग कहा जाता है, जो कि और ज़्यादा मोटापे को जन्म देता है। तो एक तरह की कि विशियस साइकिल देखी गई है आजकल, जो बहुत ही कॉमन हो गई है। अच्छा, ये हमने खाने पीने से जुड़ी बात की। जब हम बच्चे थे तो हम लोग जो है जितना कंज्यूम करते थे उतना खेलते कूदते भी थे बाहर। जी वो आजकल के बच्चे बहुत कम कर दिया उन्होंने। जी वो क्रिकेट ज़्यादा, वैसे बहुत जगहें भी अवेलेबल नहीं है बड़े शहरों में, तो वो एक्सरसाइज क्या करें? क्योंकि अब माँ बाप को भी ये पता है कि खुद एक्सरसाइज कर रहे हैं, बच्चों को नहीं करा रहे हैं, वो खुद तो जिम जा रहे हैं वो।
और बच्चे खेल भी रहे होंगे, खेल भी नहीं रहे होंगे, कैलोरीज भी नहीं बर्न हो रही है। बच्चे कैसे जो है जो कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसे कैलोरीज बर्न करें अपनी? जी, ये आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि आजकल बाहर भेजना नहीं चाहते माँ बाप, क्योंकि पार्क्स उतने सेफ नहीं है, काफ़ी जगह तो पार्क्स ही नहीं है, सड़क पे खेल नहीं सकते हैं, कभी बारिश है, कभी ठंड है, कभी गर्मी है, बहाने तो देखिए हज़ार हैं हमारे पास कुछ ना करने के, ठीक है ना। तो मैं माँ बाप को यही पूछती हूँ कि अगर बोलते हैं एग्ज़ाम्स थे, अभी ये था, अभी वो था, तो मैंने कहा कोई भी कंडीशन आती है तो उसमें आपका बच्चा खाना पीना सोना बाथरूम जाना तो नहीं बंद करता ना, तो एक्सरसाइज करना क्यों बंद कर देता है। और आप विश्वास करेंगे कि अगर बच्चा दिन के 15 से 20 मिनट भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लेता है, वो भी, और हफ्ते में 4 से 5 बार, वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं यही कहती हूँ, बाहर नहीं जा पा रहा आपका बच्चा, गर्मी है, कोई परेशानी नहीं है, आप एसी वाले कमरे में उसको एक्सरसाइज करवाइए, आप स्किपिंग करवा लीजिए, योगा करवा लीजिए। यूट्यूब बच्चे को सबको चलाना आता है, उस पर इतने सारे बच्चों के डांस वर्कआउट्स हैं, वॉकिंग वर्कआउट्स हैं 20 से 25 मिनट के, जो बच्चा आराम से इंजॉय करते हुए एसी में कर सकता है, मगर उसकी बॉडी को मूव कराना ज़रूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बच्चा जो देखेगा वो बच्चा करेगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका बच्चा एक्सरसाइज करेगा, आप टीवी फ़ोन के सामने बैठ के खाना खा रहे हैं तो आपका बच्चा टीवी फ़ोन के सामने बैठ के खाना खाएगा, आप संडे को छोले भटूरे खाते हैं तो आपका बच्चा भी संडे को छोले भटूरे ही खाएगा। मतलब आप सीधा सीधा फंडा ये है कि आप जितना खा रहे हैं उसको जलाएं पहले, उस कैलोरीज को, है ना? जी। अच्छा, ये खान पान की आदतें, आजकल एक कल्चर और चला है कि कम खाएं, बहुत कम खाएं, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस और रील मिलते हैं कि नहीं हम ऐसी फास्टिंग करते हैं, सुबह खा लेते हैं, दिन भर नहीं खाते हैं, या दिन भर नहीं खाते हैं, दिन भर हम जूस पर रहते हैं और रात को एक बार शाम को खाना खाते हैं। ये कम खाना कितना हमारे सेहत को प्रभावित करता है? देखिए, पहले भी हमारे ऋषियों ने भी कहा है, आयुर्वेद में भी कहा गया है, कम खाना फ़ायदेमंद तो होता है, कि आपको जहाँ लगे कि आपका पेट ऑलमोस्ट भरने वाला है, वहाँ आपको अपना खाना रोक देना चाहिए। कम खाने का फ़ायदा उसमें है, ठीक है। मगर जो ये आजकल की डाइट्स चल पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा फैट डाइट्स हैं, कीटो डाइट्स हैं, कि दिन भर नहीं खा रहे, जूसेस पी रहे हैं, तो कीटो डाइट जो होती हैं उससे आपकी किडनी ख़राब हो सकती है, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हो सकती हैं। जो ये फैट डाइट्स होती हैं कि 10 दिन में 20 किलो कम कर दिया, उनमें जैसे ही आप वो डाइट बंद करेंगे, आपका वापस से वज़न बढ़ने के कैसे चांसेस। किडनी कैसे ख़राब हो सकती है? एक्यूट किडनी फेलियर कह रही हैं आप? नहीं, क्रॉनिक, मतलब क्योंकि आप इतना ज़्यादा उसमें फ़ैट ले रहे हैं, अच्छा। प्रोटीन ले रहे हैं, क्योंकि आप कार्ब्स नहीं ले रहे हैं, तो उसको सारा जो है आपकी किडनी को ही बॉडी से निकालना पड़ेगा, तो किडनीज़ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, जो कि ग्रेजुअली आपकी किडनीज़ को ख़राब कर सकता है। प्लस आप इतनी रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं, गॉल स्टोन्स हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, मेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं लोगों को, क्योंकि वो इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं वज़न को लेके। एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझनी ज़रूरी है कि माँ बाप बच्चों को भी बोलते हैं कि वज़न कम करना है, वज़न कम करना है। हमारा एम नंबर नहीं है, हमारा एम बच्चे को हेल्दी करना है, हेल्थ पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोई शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं लेके चल रहे हैं कि बस 6 महीने तुम ये कर लो, उसके बाद जो मन हो वो कर लेना, क्योंकि जो वो मन की वापस से करेगा तो वो वापस से 6 महीने पहले वाले पे ही पहुंच जाएगा। दूसरी चीज़ आपने जूसेस कही, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं सारे माँ बाप को बताना चाहूँगी कि जो बोलते हैं ना कि हम फ्रेश जूस पिलाते हैं, घर का निकाला हुआ जूस पिलाते हैं, 1 गिलास जूस निकालने में 4 से 6 संतरे लगते हैं। आपने क्या कभी भी अपने बच्चे को 4 से 6 संतरे एक बार में खिलाए हैं? किसी ने नहीं खिलाए हैं। आप सारा फाइबर निकाल देते हैं और मीठा पानी जो कि सिर्फ शुगर है वो बच्चे को पिला देते हैं और मन से संतुष्ट हो जाते हैं कि जी हमने तो बच्चे को फ्रूट खिला दिया। तो ये बहुत ही गलत एक प्रथा है जिसे कहते हैं, जिसको बंद होना चाहिए। क्या शुगर के अलावा नमक भी खतरनाक है? नमक भी डेफिनेटली खतरनाक है। देखिए, कोई भी चीज़ एक्सेस में खतरनाक है, क्योंकि आपका नमक जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, आपकी किडनी पे असर डालता है। तो इसीलिए कोई भी चीज़, और ये जितने भी आपके पैकेज फूड्स होते हैं इनमें बहुत हाई नमक की क्वांटिटी देखी गई है, जो कि आपकी बॉडी को डैमेज कर सकती है। ये भी देखता हूँ बच्चे पानी भी कम पीते हैं, बिल्कुल अमूमन डिहाइड्रेशन उनको रहता है जी। और आप बता रही हैं कि किडनी की समस्या बच्चों में इतनी बढ़ गई है कि मैंने आज के 10 साल पहले किसी अस्पताल में पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं देखा, जो अब लगभग
हर हर हॉस्पिटल। अस्पताल में पाएंगे आप। तो क्या उसका कारण एक मोटापा भी है, वजन बढ़ना भी है? डेफिनेटली ये सब आपस में जुड़ा है। और पानी का भी आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं आजकल पानी बहुत ही कम पीते हैं। तो मैं माँ बाप को यही सलाह देती हूँ कि अगर खाना खाने के आधे घंटे बाद ही आपका बच्चा बोलने लगे ना कि मुझे भूख लग रही है, सबसे पहले उसको 2 ग्लास पानी पिलाइए, क्योंकि बच्चों को जो प्यास है वो भी भूख की तरह महसूस होती है। और पानी पीने की बजाय बच्चे पैकेज ड्रिंक ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कोल्ड ड्रिंक पिला दो, जूस पिला दो, या उनको आप वो क्या कहते हैं, कोई भी वो पाउडर जो आते हैं पानी में घोलने वाले, वो पिला दो, तो बच्चे उससे खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ में फ्लेवर चाहिए। बट इसमें इतना ज़्यादा शक्कर जो उनके अंदर जा रहा है, वो उससे पानी का फिर कोई फ़ायदा हमको नहीं रह जाता है। ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताई, क्योंकि मैं भी पढ़ा था कि प्यास लगना जो है वो डिहाइड्रेशन का लेट सिग्नल है। पहले तो प्यास लगती नहीं है, तो आप प्यास लगने से पहले भी पानी कंज्यूम करते रहें तो बहुत अच्छा है ना। बिल्कुल, एक्चुअली तो हर एज ग्रुप के हिसाब से कहा गया है कि कितना पानी उनको रोज़ लेना चाहिए। तो यही है कि कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी तो 5 साल की उम्र के बाद हर एक इंसान को दिन में कंज्यूम करना ही करना चाहिए। अच्छा, अब एक उस बहस पर आते हैं कि वेज और नॉन वेज वाली, जी। क्या हेल्दी है खाना? वेज ज़्यादा हेल्दी है कि नॉन वेज ज़्यादा हेल्दी है? क्या वज़न बढ़ाने में सबसे ज़्यादा बच्चों में क्या आपको कौन सा फूड नज़र आता है इस जंक फूड और फास्ट फूड और प्रोसेस फूड के अलावा? जी, ये तो बहुत ही बड़ी डिबेट हो गई है हम्म कि वेज ज़्यादा अच्छा है कि नॉन वेज ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका हमारे धार्मिक उससे भी हाँ, बहुत ज़्यादा लेना देना है। मैं प्रैक्टिस मगर से अलग पूछ रहा हूँ। हाँ जी, बट यही है कि देखिए, दोनों ही डाइट्स में अपने फ़ायदे भी हैं और अपने नुकसान भी हैं। तो जैसा मैंने कहा कि दोनों में ही पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप वेज भी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उससे एक तो आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, क्योंकि वेजिटेरियन फूड में कई मिनरल्स और वाइटामिन्स पूरे नहीं होते हैं। कैल्शियम वगैरह की डेफिशिएंसी हो सकती है, जो हमारी हड्डियों पे फ़र्क पड़ सकता है। कई चीज़ें होती हैं जो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट होती हैं, उसकी वजह से गट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसी तरह से जो नॉनवेज फूड है, उसमें क्या हो सकता है कि अगर वही है, लोग कहते हैं कि प्रोटीन रिच है, खाओ, प्रोटीन खाना चाहिए, बढ़ने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, उसको भी आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो अगर नहीं इस्तेमाल हुआ तो वो फैट बन के बॉडी में जमा हो जाता है। रेड मीट जो है वो जो है उसमें इतना फैट कंटेंट हाई होता है कि जिसकी वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वगैरह बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूरिक एसिड बहुत हाई होता है नॉनवेज फूड में, जिसकी वजह से किडनी अफेक्ट हो सकती है। अगेन आपके जो है जॉइंट पेन वगैरह हो जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, स्टोन्स बन सकते हैं, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इसमें भी हो सकती हैं। तो दोनों के ही अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो बैलेंस डाइट में आप क्या फॉलो करते हैं वो आपकी मर्जी है, मगर यही है कि फिर उसको दूसरी चीज़ों से, सप्लीमेंट से पूरा करना पड़ता है, जिससे डेफिशिएंसीज नहीं हो। हाँ, मतलब लोग कहते हैं कि सैलेड खाओ, आजकल बहुत सैलेड में तो प्रोटीन होता नहीं है। सैलेड कल्चर भी एक बहुत ज़्यादा बढ़ा है आजकल। जी, क्या आपने बच्चों में कैल्शियम की कमी देखी है, छोटे बच्चों में? बहुत ज़्यादा देखी है जी हमने। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि अभी मैंने एक डॉक्टर साहब का इंटरव्यू किया था, ऑर्थोपेडिक थे। वो कह रहे थे कि दूध से इतना कैल्शियम पूरा होता नहीं है, इसके लिए आपको बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा। वो कैल्शियम पूरा होता है बाहर खेलने से। बच्चों को खासकर वो धूप में अगर आप 45 मिनट रहते हैं तो आपका कैल्शियम पूरा हो सकता है। तो बच्चों में जो डेफिशिएंसी है वो कैसे पूरी हो, क्योंकि वो तो सप्लीमेंट ले नहीं सकते हैं। जी, सो यही है कि एक तो माँ बाप दूध पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ नहीं खा रहा तो चलो दूध पिला दो। हाँ, और क्या कहते हैं, भूखा है तो चलो दूध पिला दो। मगर 6 महीने की उम्र के बाद बच्चे को दूध से कुछ नहीं मिलता, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता। और जैसा कि आपने कहा कि कैल्शियम कंटेंट भी कोई ऐसा बहुत हाई नहीं होता कि पूरे दिन का कैल्शियम उसमें पूरा हो जाए। तो और उससे आयरन की कमी बहुत हो जाती है बच्चों में, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। क्यों हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं? क्योंकि कैल्शियम हड्डियों में अंदर जा सके उसके लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है, और विटामिन डी हमको धूप से मिलता है। ठीक है, तो बच्चे बाहर नहीं जाते आजकल, खेलते नहीं हैं, तो विटामिन डी मिलता नहीं है। सप्लीमेंट हम देते हैं मगर वो उतना पूरा हो नहीं पाता है। प्लस कैल्शियम आपकी सब्जियों में भी है, नट्स में भी है, सीड्स में भी है, बहुत सारी चीज़ों में है। तो इसीलिए यही है कि सिर्फ दूध या दही देने से आप बच्चों की हड्डियों को मजबूत नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वो खाना कितना खतरनाक है, वो भोजन जो प्लास्टिक कंटेनर में दिया जाता है या कि बार बार गर्म किया जाता है? जी, तो एक्चुअली जो है प्लास्टिक कंटेनर्स में जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं
जब हम खाने को प्लास्टिक कंटेनर में गर्म करते हैं या आपका डैमेज्ड या बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ प्लास्टिक का कंटेनर हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो माइक्रोप्लास्टिक्स जो हैं वो हमारे खाने में आ सकते हैं, जो हमारे अंदर जा सकते हैं। स्पेशली जो ब्लैक वाले जो कंटेनर्स आपने देखे होंगे, तो उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें कई कार्सिनोजेंस पाए गए हैं। कार्सिनोजन वो होते हैं कैंसर कारक होते हैं जो देखे गए हैं, जिसकी वजह से आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे फ़र्क पड़ सकता है, कैंसर्स हो सकते हैं कई सारे, डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसीलिए एक तो प्लास्टिक कंटेनर्स में खाना लाना नहीं चाहिए, बिल्कुल गरम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गरम करने के लिए स्टील का या शीशे का बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये प्लास्टिक्स तो जो हैं, और ये डाइजेस्ट भी नहीं होते हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत समय तक रहते हैं, तो इनका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। एक बहुत कॉमन है मैम एक समस्या आजकल की फूड से एलर्जी, लैक्टोज से इंटॉलरेंस और ग्लूटेन से एलर्जी, जो अमूमन बच्चों में होती है वो डायग्नोज नहीं होती है। इसको कैसे इसका पता लगाएं माता पिता, और आप ओपीडी करते हुए कितना देखती हैं ऐसे बच्चों में? फूड एलर्जीज़ आजकल बहुत कॉमन हो गई है। बाहर के देशों में तो आप देखेंगे कि बच्चे को 10-15 तरीके के नॉर्मल खानों से एलर्जी होती है, टमाटर से, मूंगफली से, दूध से, बहुत सारी चीज़ों से होती है। इंडिया में भी बढ़ने लगी है फूड एलर्जी, बट बाहर जितनी नहीं है। इसके कारण क्या है कि एक तो बहुत जल्दी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने लगे हैं आजकल, जिसकी वजह से जो आपके गट के पेट के गुड बैक्टीरिया होते हैं वो पनप नहीं पाते हैं, जो कि आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़ हो गई कि आजकल एक होता है कि ज़्यादा चीज़ों से ना बच्चे को इंट्रोड्यूस नहीं कराते माँ बाप, खाने पीने की चीज़ों से, तो उसकी वजह से ना उसका इम्यून सिस्टम उतना नहीं पनप पाता, उसका माइक्रोबायोम जिसको कहते हैं वो उतना नहीं पनप पाता कि जो अलग अलग खानों को डाइजेस्ट कर पाए, जिसकी वजह से कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको हमारा इम्यून सिस्टम समझता है कि ये तो मेरा दुश्मन है और इसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से एलर्जी डेवलप हो जाती है। तो ये कैसे मतलब आप ये कह रही हैं कि बच्चों को बैलेंस डाइट खिलाते हुए और एक्सरसाइज कराते हुए ये भी ध्यान रखें कि इनको किस किस फूड से एलर्जी है, और किसी एक फूड डाइट चार्ट के उसमें स्ट्रिक्ट ना कर दें आप? बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग खानों से जब आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएंगे अर्ली एज में, नेचुरल घर की बनी हुई चीज़ों से, क्योंकि जितना प्रोसेस्ड फूड खिलाएंगे वो भी आपके गट के बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी काफ़ी चीज़ों को एज एन एलर्जन मानने लगती है। तो यही है कि बच्चे को घर का फ्रेशली प्रिपेयर्ड अलग अलग जो हमारे रीजन में खाने होते हैं, फल सब्जियां होती हैं, ग्रेन्स होते हैं, उससे इंट्रोड्यूस कराया जाए, जिससे उसका जो पेट का गट बैक्टीरिया है वो इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाए, हमारा इम्यून सिस्टम उसी तरह से पनप पाए, जिससे कि कम से कम फूड एलर्जीज हों। हाँ, इसको मैं एक मेरे सीनियर है बहुत देसी भाषा में बताते हैं कि आप बाहर का कुछ खा लो अगर, ठीक है आपको एक बार लूज मोशन लग गया, लेकिन आपकी बॉडी को आदत लग जाएगी। कम से कम ये नहीं लगेगा कि कोई बहुत बाहर की चीज़ आई है, कोई बहुत एलियन सा कोई चीज़ आ गया। बॉडी उसके हिसाब से, जैसे कोविड में हुआ, एंटीबॉडीज़ जो है बॉडी में बनने लग गई थी लोगों जी। अच्छा, मैं एक सवाल ये पूछूंगा कि क्या लगता है आपको कि आने वाले सालों में लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है वो गंभीर समस्या बन के आ रही हैं, जितनी जो किसी कारण से नहीं है, इसी लाइफस्टाइल से ही हमारे उनको डिजीज़ जो है मिल रही हैं, और जो बीमारियां आप बता रही हैं जैसे कि बच्चों में बीपी और हार्ट की और डायबिटीज़ की समस्याएं आती हैं, जो बीमारियां 30 के बाद 40 के बाद शुरू होती थी, अब वो, तो क्या आपको लगता है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ अब एक कोई बड़ा एपिडेमिक भी बन सकता है भविष्य में? क्योंकि हाई बीपी तो एपिडेमिक हो ही चुका है अब। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको मैं बताऊं अगर नंबर्स में, तो अभी इंडिया में 14.4 मिलियन बच्चे हैं जो ओवरवेट और ओबीस हैं, और हम सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ चाइना से पीछे हैं इस समय। और जो ये देखा गया है कि बोल रहे हैं कि 2035 तक ये जो संख्या है तकरीबन 25 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो जब इतनी यंग एज में बच्चे का वज़न इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि सारी बीमारियों का जड़ है एक तरह से कह सकते हैं, तो ये सब डिजीज़ेज़ भी बहुत जल्दी होने लग गए हैं। मैं माँ बाप को यही बताती हूँ कि उनके माँ बाप को जो डिजीज़ेज़ 50-60 में हुए थे, वो इन लोगों को 30-35 में हो गए हैं, और इनके बच्चों को 15-20 में हो जाएंगे।
हर जनरेशन के साथ 10 से 15 साल घटता जा रहा है, क्योंकि जो एक जीन से आपको रिस्क आ रहा है, बनावट जो माँ बाप से मिली है उससे जो रिस्क आ रहा है, उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। सिर्फ हमारे पास लाइफस्टाइल ही है जिसको हम बदल सकते हैं, और लाइफस्टाइल हर जनरेशन के साथ ख़राब ही होता जा रहा है, क्योंकि माँ बाप को लगता है कि आजकल जो बच्चा मुंह खोले, जो मांगे, हम उसको वो हर चीज़ दें, उसके मांगने से पहले दें। और बच्चे को पता है कि मैं रोऊंगा, थोड़ा सा टैंट्रम थ्रो करूंगा तो मेरी पसंद की चीज़ मुझे मिल जाएगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरे को मेरी पसंद का स्नैक मिल जाएगा। तो बच्चा तो अपनी जो ये नई फाउंड नॉलेज है उसको बड़े अच्छे से इस्तेमाल करता है, और फिर इसी चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि जो यूएस वगैरह की डाइट है वहाँ तो सब कुछ पैकेज है, तो इतने ओबीज वहाँ पे तो नहीं है, हमारे यहाँ क्यों है? बहुत ज़्यादा हैं, और अच्छा। उनके में हार्ट डिजीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा संख्या में है। क्या ऐसा, वो तो खैर हमसे पहले ही शुरू कर दिया उन्होंने पैकेज जी, फूड खाना, क्या उनका लाइफ स्पैन कुछ कम हुआ, ऐसा दिखने को मिला आपको? बिल्कुल उनका लाइफ स्पैन डेफिनेटली कम हुआ है। अर्ली डेथ्स बहुत ज़्यादा देखी जाने लगी हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से। मेंटल हेल्थ लोगों की बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लगी है, ईटिंग डिसऑर्डर्स होने लगे हैं, डिप्रेशन होने लगा है। तो वहाँ की हालत तो बहुत ख़राब होती ही जा रही है, और हम भी उन्हीं पच्चीनों पे चलते जा रहे हैं। और अगर आप ये देखेंगे कि ये चीज़ें आजकल सिर्फ एक जिसको कहें कि हाई क्लास सोसाइटी में ही सिर्फ वो लिमिट होके नहीं रह गई है। आप अगर मिडिल क्लास या लोअर क्लास में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी मोटापा बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये पैकेज चीज़ें जो हैं ये बहुत ही सस्ती हो गई हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल हो गई हैं। टीवी का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं तो एक एडवर्टिजमेंट आता है एक पिज़्ज़ा कंपनी का, कि माँ बाप नए मोहल्ले में शिफ्ट हुए और बच्चा कह रहा है कि मैं बोर हो रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दोस्त नहीं है। फादर क्या करते हैं, फट से बच्चे के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं और बच्चा खुश हो जाता है। तो ये तो आजकल के हालात हैं हमारे। मतलब ग्रामीण और शहरी में कोई अंतर नहीं रह गया है। अब बिल्कुल नहीं रह गया जी। गांव गांव ठेले पहुंच गए हैं चाउमीन के, बर्गर के, और बिल्कुल, वो मोमोज के। हाँ मोमोज के। मोमोज तो खैर सबसे ज़्यादा वज़न बढ़ाने का एक तो क्या किया जाए इसमें? स्कूलों में हम इसमें फूड एजुकेशन शुरू करना चाहिए, बच्चों को कैसे समझाया जाए? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल एक बहुत अच्छा माध्यम है ये बताने के लिए या ये रीइंफोर्स करने के लिए कि हेल्दी ईटिंग क्या होती है, एक बैलेंस प्लेट क्या होती है, कि आपके जो खाने की प्लेट है उसमें जो 50% है वो आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होना चाहिए, 25% जो है आपका ग्रेन्स होना चाहिए, और 25% जो है आपका प्रोटीन और फैट होना चाहिए। ये चीज़ें स्कूल ही सिखा सकता है, स्कूल ही रीइंफोर्स कर सकता है, क्योंकि माँ बाप की बात तो बच्चे आजकल आदि सुनते नहीं हैं। तो स्कूल में जो टीचर बोलती है वो बच्चे फिर भी सुनते हैं। तो और जो स्कूल मील्स होते हैं उसमें इस चीज़ को अप्लाई किया जा सकता है, फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। हमारे देश ने बहुत सारे ऐसे अभियान शुरू कर दिए हैं कि जिसमें कि आपके वो फिट इंडिया मूवमेंट वगैरह शुरू किया है, हाँ वो सब लगाई हैं। तो बट इसको इस्तेमाल करना तो हमारे हाथ में है। इसके अलावा अगर आप इंडियन पेरेंट्स को कुछ सलाह देना चाहें? जी बिल्कुल। तो ये 3 मेन चीज़ें आपने बेसिकली ध्यान रखनी है इससे पहले कि आप अपने बच्चे के मुंह में कुछ भी डाल रहे हैं, तो कि आपका बच्चा क्या खा रहा है। प्लीज़ लेबल्स पढ़ना शुरू कीजिए, कितना खा रहा है, क्योंकि हेल्दी चीज़ें भी अगर वो ज़्यादा खाएगा और इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो भी जहर बन जाएंगी उसके लिए, और उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है। ये 3 चीज़ें अगर आप ध्यान रख लें तो आपके बच्चे को कोई डाइट चार्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको महंगे डाइटिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर का सिंपल खाना बच्चों को खिलाएं। ये एक बात है कि हाँ, जंक कैसे कम करें, इतना ज़्यादा है, बच्चे खाते हैं, उनके फ्रेंड्स खाते हैं। आप अपने घर में ये नियम बना लीजिए कि हमारे घर में हम हफ्ते में एक बार कोई एक पैकेट वाली चीज़ लाते हैं और हम सब मिलजुल के उसको खाते हैं। ये हमारे घर का नियम है। तो आपका बच्चा खाएगा भी, मगर वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये पैकेट वाली चीज़ें प्लीज़ अपने घर में रखना बंद कर दीजिए। वो कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। वो दिखेगा नहीं तो वो खाया कम जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक रूल बताती हूँ जो बच्चों के लिए फॉलो करना चाहिए। इसको 5-2-1-0 रूल कहते हैं कि 5 हेल्पिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की डेली होनी चाहिए, 2 घंटे की फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, 1 घंटा या उससे कम डेली स्क्रीन टाइम होना चाहिए, और 0 जंक और शुगर होना चाहिए।
ये चीज़ें अगर आप फॉलो कर लें तो आप अपने बच्चे को बहुत लंबे समय तक हेल्दी और डिजीज़ फ्री रख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए, शुक्रिया। Thank you. तो ये थी डॉक्टर स्वाति कनोडिया से हमारी आज की बातचीत जो आपके खान पान और सेहत से जुड़ी थी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप ये बातचीत किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो रेटिंग ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। शुक्रिया।